23. I lay a copy each of the said bills on the table. Shri Ghanshyam Tiwari, 15 minutes. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इसकी बहस की शुरुआत करते समय माननीय श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, उन्होंने चेतावनी दी बीजेडी को, वाईएसआर कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि भाई आप इनके साथ जा रहे हैं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आग दूर तक आएगी। लेकिन सभापति महोदय, वो मेरे मित्र हैं, जोधपुर के हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो केजरीवाल जी के पास वो गए हैं, इसलिए वो अपने आप को संभालें, क्योंकि केजरीवाल साहब के साथ जितने भी लोग थे जो शुरू में उनके साथ आए, चाहे प्रशांत भूषण जी आए, चाहे स्वर्गीय शांति भूषण जी आए, चाहे योगेंद्र यादव जी आए, चाहे कवि जी आए, या जितने भी लोग आए, वो सबसे पहले अन्ना हजारे आए। अन्ना हजारे की बात उन्होंने नहीं मानी, फिर किरण बेदी की बात उन्होंने नहीं मानी, फिर प्रशांत भूषण की बात उन्होंने नहीं मानी, फिर शांति भूषण जी की बात उन्होंने नहीं मानी, योगेंद्र यादव जी की बात नहीं मानी। सबको उन्होंने अलग अलग अपने स्थान पर भेज दिया। अब उसके बाद में 2 आदमी बच गए उनके पास में, वो श्री मनोज सिसोदिया जी बचे और सत्येंद्र जैन जी बचे। जब वो नहीं गए तो उन दोनों को जेल में भेज दिया। इस प्रकार से उनके पास फिर कोई नहीं रहा, क्या कोई नहीं रहा। इसलिए अब अगर कोई खतरा है तो खतरा कांग्रेस पार्टी को है, और कांग्रेस पार्टी उनसे सावधान रहे। और जहां तक ये कांग्रेस पार्टी का और आप पार्टी का साथ आने का सवाल है, सभापति महोदय, ये तो मुद्दा मैरिज है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हमारा इस बिल में आप समर्थन करोगे तो हम आपके साथ आएंगे, और ये बिल लोकसभा में पास हो गया, अब ये राज्यसभा में पास होने वाला है। इसके बाद में ये मुद्दा मैरिज टूट जाएगी और ये केजरीवाल जी कांग्रेस के लिए सनीसर बनकर उनके सामने ही खड़े हो जाएंगे। इसलिए वाईएसआर कांग्रेस को या बीजू जनता दल को करने के बजाय कांग्रेस पार्टी स्वयं सोच ले कि उसका क्या हाल होने वाला है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं सभापति महोदय, उन्होंने बार बार एक बात कही कि साहब नेहरू जी के समय बात हुई, ये बात हुई। मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हमारे हैं, उनकी एक आदत है, वो लंबे समय से जो काम चल के आता है और जो पूरा नहीं होता, विवाद में रहता है, उसको पूरा कर देते हैं। जैसे आर्टिकल 370 नेहरू जी के समय से चलाया था, पूरा नहीं हुआ, इन्हीं सदनों में पास करके उन्होंने पारित कर दिया। वो पारित कराया, कराया सक्सेसफुली। और दूसरा, फिर इसी प्रकार से रामलला के राम जी के मंदिर के बारे में बोल रहे थे, वो भी इनके गृह मंत्री के काल में पूरा हुआ। और ये विवाद जो पंडित जवाहर, ये विवाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चला रहा था दिल्ली के बारे में, फेजल कमेटी बन रही है और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी बन रही है, बाल कृष्ण की कमेटी बन रही है, और कई प्रकार से नगर परिषद बन रही है, नगर निगम बन रही है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बन रही है। ये सारा काम करने के बाद में 15 वर्ष तक आदरणीय शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री रहने के बाद, मदन लाल जी खुराना के रहने के बाद कोई विवाद नहीं हुआ। ये विवाद जब केजरीवाल जी आए, उन्होंने खड़ा किया। अब उस विवाद का भी समाधान आज माननीय अमित शाह जी के हाथ से हो जाएगा, और इस बार दिल्ली के बारे में कोई समाधान नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, दूसरी बात जो यहाँ पर बार बार उठाई गई, मैं उससे सैद्धांतिक रूप से मतभेद रखता हूं। माननीय गोगोई साहब यहाँ पर बैठे हैं, वो भी सुनेंगे, बड़े बड़े वकीलों की बात भी हमने सुनी है। कौन सा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट करता है? फैसला नेता करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस करते हैं और संसद सदस्य करते हैं। मैं उदाहरण देकर कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि पहला संविधान संशोधन कब आया। पहला संविधान संशोधन इस सदन में आया जब 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन को स्ट्रेट डाउन कर दिया।
उसके बाद पहला संविधान संशोधन आया और उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, उसका निर्णय जनप्रतिनिधियों ने किया और एससी और एसटी को हमने रिजर्वेशन दिया। दूसरा बहुत बड़ा प्रसंग आया माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस वाले सब भूल गए संविधान, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप भूल गए जब साबानों का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। Honorable members, please keep silence. Please keep silence. Please. जब साबानों का केस आया था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि एक महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, उस समय कांग्रेस पार्टी को साफ सूख गया था। वो इसी सदन में संशोधन लेकर आई और संविधान के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा। जो साबानों के केस में पेश पलट सकते हैं वो आज संसदीय लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इसके बाद माननीय सभापति महोदय और कितने प्रसंग आए। ओबीसी का आरक्षण का प्रसंग आया, ओबीसी के शिक्षा में रिजर्वेशन का प्रसंग आया और 9 सदस्यीय बेंच ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को निरस्त कर दिया था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी सदन में संविधान संशोधन करके ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिलाया और 53 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निरस्त किया। इसलिए यह कहना कि यह संविधान की अवहेलना है, यह संविधान की अवहेलना भी नहीं है और यह लोकतंत्र की अवहेलना भी नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बार बार एक बात सोचता, इतनी जल्दी क्या हो गई थी, इतनी जल्दी क्या हो गई थी। भाई इतनी जल्दी सरकार को पूछ रहे हो तो यहाँ की सरकार को पूछो, दिल्ली को, उनको इतनी जल्दी क्या हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही रात को 12 बजे जाकर ताले तोड़ने लगे। वो जल्दी कहां से आ गई थी, सब ये क्यों गई थी, तो ये इसलिए हुई। दूसरी बात, आज तक कोई भी दिल्ली की सरकार कोर्ट में नहीं गई, आदरणीय शीला दीक्षित जी भी नहीं गए, मदन लाल खुराना भी नहीं गए। ये किस लिए गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हमको ये अधिकार मिलने चाहिए। ये अधिकार उसके पहले इनके पास नहीं थे तो ये गए और गए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला किया। जब ये कोर्ट के इतने ही भक्त हैं तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला मान लेते, तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं माना। इसके बाद में ये गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका केवल एक आख्यान पढ़ते हैं, बाकी 2 आख्यान जो भी माननीय महेश जी ने भी बताए और माननीय गोगोई जी ने बताए, उनको पढ़ नहीं रहे। तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। और ये जो आया है आज, ये जो संविधान संशोधन का बिल आया है, ये ऑर्डिनेंस को जो वो करने का बिल आया है, ये सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार आया है। और लेकिन किसी भी देश में सब जनप्रतिनिधि फैसला करते हैं। 1926 के पहले ब्रिटेन में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था और वहां की प्रिवी काउंसिल ने तय कर दिया था कि अधिकार उनको नहीं मिल सकता क्योंकि ये कानून के अंतर्गत नहीं है। प्रिवी काउंसिल ने फैसला किया और फैसला करने के बाद में ब्रिटेन में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। भारत में तो पहले से है। ये जितने निग्रो हैं इनको वोट का अधिकार अमेरिका में नहीं था और अमेरिका की ब्लैक इन ब्लैक को अधिकार नहीं था और इनको जब वहां की फेडरल कोर्ट ने मना कर दिया कि आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आप वोट नहीं दे सकते, कानून में नहीं है, तो अमेरिकन कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर उनको वोट का अधिकार दिया। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में हुआ, उसी प्रकार अन्य देशों में हुआ। इसलिए कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि ये ठीक है कि ये गलत है, वो नहीं है। भारत में भी आज तक के 50 उदाहरण हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदलकर हमने जनहित में निर्णय किए गए हैं और ये दिल्ली के जनता के हित में सबसे बड़ा निर्णय माननीय अमित शाह जी लेकर आए हैं, वो हम करने जा रहे हैं। और इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ये बार बार कहना कि दिल्ली के साथ अन्याय हो रहा है, दिल्ली का एक विशेष स्टेटस है, उस स्टेटस को सबने माना है। अब दिल्ली भारत की राजधानी है। एक भी दुनिया के किसी देश का उदाहरण आप नहीं दे सकते
कि उस देश के अंदर वहां की राजधानी है उसका अलग प्रांत हो। यहां पर विदेशी आते हैं, यहां पर इतने बड़े सम्मेलन होते हैं, और यहां पर भारत सरकार कितने काम कर रही था। अभी भारत मंडपम में इतना बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, वो केंद्र सरकार ने किया है। अब युगे युगे भारत है, इतना बड़ा जो म्यूजियम बनने वाला है वो म्यूजियम भारत सरकार ही तो बना रही। तो ये इस प्रकार के काम दिल्ली में होना, दिल्ली में वार मेमोरियल बनना, दिल्ली में सारा काम होना, दिल्ली में सभी राजदूतों की सुरक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना, ये सब काम हो रहे हैं। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बिल की 3 बातें जो कही गई, न तो ये संविधान के विपरीत है, न ये लोकतंत्र के विपरीत है, न ये दिल्ली की जनता के विपरीत है। हाँ, ये विपरीत है कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित, जो कांग्रेस पार्टी के खास आदमी नेता है कांग्रेस के, उन्होंने दिया स्टेटमेंट कि ये बिल ठीक है। पंजाब के कांग्रेस वालों ने कहा बिल ठीक है, लेकिन ये जो टेम्परेरी मुद्दा मेरी हुई थी, केजरीवाल जी ने कहा कि हमारा अगर समर्थन करोगे तो हम इंडिया में आएंगे, और आज ये जो पास होगा ये मुद्दा मेरी टूट जाएगी और वो इंडिया INDIA जो है उससे ए अलग खत्म हो जाएगा और ये 4 ही बचेंगे। क्योंकि पहला काम ये करेंगे तो उनके खिलाफ ही करेंगे। उदाहरण के लिए दिल्ली में पहले इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी और कांग्रेस ने समर्थन देकर केजरीवाल जी को बढ़ा दिया था, बन गए। पर दूसरी बार जब आए तो कांग्रेस को पूरी को हजम कर गए, तो कांग्रेस साफ हो गई। इसी प्रकार पंजाब में कांग्रेस को साफ किया। अब आगे भी उनका उद्देश्य तो कांग्रेस को साफ करना है, तो हमारी कहां लड़ाई है। तो ये जो काम है, और इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जितना सारा काम ये माननीय अमित शाह जी ने किया है और जो प्रस्ताव पेश किया है वो सब बातों को सोचकर किया है। और एक विवाद जो इतने लंबे समय से चल रहा था, फेजल कमेटी बने, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की बने, सरकारिया कमीशन बने, फिर संशोधन आया और 91 से लेकर 15 तक किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। तो बोलने वालों को तो ये सोचना चाहिए था कि विवाद पैदा क्यों हुआ है। अब दूसरी बात, अगर ये संविधान के विपरीत होता तो इनको सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिलता, वो स्टे भी नहीं मिला। ये वहां स्टे लेने गए, स्टे नहीं मिला। अब संविधान पीठ में गए तो संविधान पीठ इसको देखेगी। पहले ही फैसला कर दिया उन्होंने कि 339A के अंतर्गत सारे कानून बनाने का अधिकार भारत की संविधान सभा को है, वो है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये धमकी देना दूसरे को, और एक बात मैं साफ रूप से कहना चाहूंगा, माननीय चिदम्बरम जी ने एक बात कही कि जम्मू और कश्मीर को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। मैं कई बार कहता हूं कि लोग अपने कृत्यों को भूल जाते हैं। आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश अलग हुआ, कांग्रेस ने किया। फिर तेलंगाना और आंध्र अलग हुआ, कांग्रेस ने किया। कितने प्रांत कांग्रेस ने किया और कांग्रेस ने तोड़े। तो क्या कांग्रेस ने राज्यों के अधिकार खत्म कर दिए थे? Please. वो कांग्रेस ने तोड़े। तो ये अधिकार केंद्र के पास है। तो इस प्रकार पंजाब का विभाजन हुआ कांग्रेस के समय, हरियाणा बना, पंजाब बना, कांगड़ा मिलकर हिमाचल प्रदेश बना, ये कांग्रेस टाइम है। और संविधान की बात करते हैं और ये कहते हैं संशोधन क्यों लेकर आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद और जस्टिस AK कृष्णा अय्यर के सुप्रीम कोर्ट में स्टे न देने के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके अध्यादेश जारी करके अपनी मेंबरशिप कायम रखी। उतना बड़ा गलत काम हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। वो पार्टी पार्लियामेंट की बात करे, वो पार्टी कानून की बात करे, वो पार्टी संविधान की बात करे, तो मैं समझता हूं कि सत्ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये कानून, ये अध्यादेश संविधान के अनुसार है, दिल्ली के जनता के हित में है और ये उसी प्रकार से समस्या का समाधान कर देगा जिस प्रकार से आर्टिकल 370 को समाप्त करके कश्मीर की समस्या का समाधान हुआ। अब किसी को भी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली की समस्या का भी परमानेंट समाधान हो जाएगा। ये इस बिल में है। सभापति महोदय,
आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय घनश्याम जी। Honorable Sri Vaiko ji, you have 4 minutes.